जय हिंद साथियों। हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, उम्मीद है एक दिन ये वक्त भी आपका गुलाम होगा। इसी मोटिवेशनल क्वार्ट्स के साथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार स्टडी ट्रैक पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का आपके जो एग्जाम 30 जून को आयोजित होने वाला है उसके संबंध में मॉडल पेपर 2 लेके हाजिर हुआ हूं। ये जो मॉडल पेपर है ये असिस्टेंट ज्योग्राफी का आपके जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर उससे संबंधित है। आरपीएससी ने आयोजित करवाया था ज्योग्राफी के फर्स्ट मॉडल पेपर, जिसमें 2 भागों में हमने 150 प्रश्न देखे थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो जाके आप देखें। इस वीडियो हम ज्योग्राफी के 100 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। जो भी आंसर इसमें बताए जाएंगे वो ऑफिशियल आंसर किससे लिए गए हैं, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता देता हूं मैं, सब्सक्राइबर से आपके कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन इससे हमारा काम करने का बहुत मोटिवेशन बढ़ता है और काम करने में ऊर्जा मिलती है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जलवायु और मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन देखे जाते हैं। आप सबसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको अपनी परीक्षा में लाभ मिल सके। टॉप 100 सवाल बात करेंगे ज्योग्राफी के आज। जलवायु और मौसम संबंधी परिवर्तन कहाँ देखे जाते हैं? सौर मंडल के अंदर देखे जाते हैं। आप इसका अंग्रेजी में भी नाम याद रखें, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है सौर मंडल को। अब बात करते हैं सौर मंडल की। पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके अंदर 5 प्रकार की परतें पाई जाती है: सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी जो मंडल है वो कौन सा है? आपके सौर मंडल। लगभग 18 किलोमीटर पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस है और वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है ये। सभी जो मौसमी घटनाएं होती है जलवायु और मौसमी संबंधी, वो कहाँ पे होती है? सौर मंडल के अंदर होती है। जैसे बादलों का गरजना, मौसम से जो भी संबंधित परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है? सौर मंडल के अंदर होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि समताप मंडल की विशेषता। समताप मंडल में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, ताप समान रहता है। समताप में क्या होता है? ताप समान रहता है। इससे क्या होगा? एरोप्लेन जो है वो कहाँ उड़ेगी? समताप मंडल के अंदर, और इसके अंदर कुछ भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल के अंदर स्थित है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा आज का, कारक जो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता। आपको मैंने बता रखा है नहीं या सही है, इस पर आपको गोला कर लेना पहले ही, ताकि आपके सवाल सही होने के 50% चांस पहले से बढ़ जाएं। तो कौन प्रभावित नहीं करता है सूर्य को, सूर्य ताप को? तो जो प्रचलित पवनें होती है वो प्रभावित नहीं करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, टू द पॉइंट बात करेंगे, सेशन लंबा हो जाएगा 100 सवाल डिस्कस करने में। वह गैस जिसको निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरे सर्वाधिक है। क्या पूछ रहा है? वायुमंडल में गैसों की यदि मैं बात करूं तो 3 गैसें मुख्यतः है। सबसे अधिक मात्रा में होती है नाइट्रोजन 78%। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए तो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? लगभग 20.9, लगभग 21%। आप एग्जैक्ट भी याद रखें। और उसके बाद सर्वाधिक जो होती है वो होती है आर्गन। कौन सी होती है? आर्गन। यदि आर्गन के बाद पूछा जाए तो CO2। CO2 का परसेंटेज आप याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2। CO2 का जो वायुमंडल में प्रतिशत होता है वो होता है 0.03। कितना होता है? 0.03। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है 0.3, 0.03, 0.003, ऐसे देके कंफ्यूज किया जा सकता है। याद रखें 0.03। आर्गन का कितना है? आर्गन का आपके 0.09। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा आपके आर्गन। आर्गन जो है वो तीसरी सर्वाधिक वायुमंडल में उपलब्ध गैस है प्रतिशत में। बढ़ते अगले सवाल की ओर। चौथा जो सवाल है, वायुमंडल की परतें जो एल्टन परत के नाम से भी जानी जाती है। जो F1 और F2 परतें होती है उसको एल्टन परत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 नंबर हमारा सवाल है, वायु अपवाह से अभिप्राय है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 5वां जो सवाल है हमारा कि वायु अपवाह से क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ढाल के सहारे ठंडी वायु से पर्वत शिखर से घाटी के नीचे की ओर गति, ये वायु अपवाह के अभिप्राय है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक पर कितना होता है? जो 100 डिग्री तापमान है वो, इसको यदि अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो कितना आता है? 212 के समतुल्य होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल है, वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है। जो वार्षिक ताप परिसर है उसकी गणना कब से की जाती है? एक वर्ष में सबसे अधिक गर्म और ठंडे महीने के औसतन तापमान के अंतर से। 100 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या होगा? कुछ ना कुछ सवाल आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और कुछ इनसे संबंधित पूछे जा सकते हैं। लास्ट ईयर ही आयोजित हुआ था ये।
चक्रवात और प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, ये आप अनुरोध माने मेरा कि सत्य असत्य, सही है सही नहीं है, इस पर आपको गोला कर लेना पेपर के अंदर। पेपर अटेंड करने का तरीका है ये। तो असत्य पूछा है, तो इसका जो असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। ये इसका गलत जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 9 नंबर जो सवाल है आपका, उपोष्ण उच्च वायुदाब उपोष्ण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। इसमें भी क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। वो लगभग क्वेश्चनों में असत्य ही पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि वो आपसे गलत करवाना चाह रहे हैं सवाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन पेटियों के ऊपर उच्चतल में न्यून वायुदाब विकसित होता है। ये इसका गलत जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? यदि सहारा मरुस्थल से संबंधित पवनों की मैं बात करूं तो हबूब जो है वो सहारा मरुस्थल से संबंधित पवने हैं। अब यदि सहारा मरुस्थल की मैं बात करूं आपसे कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अफ्रीका के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ 3-4 फैक्ट बताता हूँ आपको। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ जो चारों गोलार्धों में स्थित है। इसके साथ ही अफ्रीका से 4 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। मनुष्य की उत्पत्ति वाला महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। 54 देश है, सर्वाधिक देश भी किसके अंदर ही है? अफ्रीका के अंदर है। स्वेज नहर भी अफ्रीका के अंदर स्थित है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करती है। इसके साथ वेल्स और सवाना नाम की 2 मुख्य घासें भी इसमें पाई जाती है और सबसे ऊंची चोटी इसकी किलिमंजारो है। इतनी जानकारी आपको अफ्रीका के बारे में याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एड्रिएटेड तट की ठंडी तेज हवा है? तो जो बोरा है वो एड्रिएटेड तट की सबसे ठंडी तेज हवा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ हैं? कौन से मेघ निचले मेघ है? तो स्त्री जो कपासी मेघ हैं वो निचले मेघ के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल है, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है, यानी इसकी बात हो रही है, निरपेक्ष आर्द्रता की बात हो रही है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ग्राम प्रति घन मीटर। ये जो है वो निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है, ग्राम प्रति घन मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 14 नंबर हमारा सवाल रहने वाला, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वाताग्रह के सहारे बनने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कपासी जो वन है वो कहा जाता है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वाताग्रह के सहारे बनने वाले मेघ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल रहने वाला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है पे आपको गोला करने की आदत बना लेनी है। तो कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है। याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस के अंदर। तो कौन कौन सी है? CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं है। अगला सवाल रहने वाला है, कोकोस कटक स्थित है। जो कोकोस कटक है वो कहाँ स्थित है? वो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। कोकोस कटक कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला सवाल रहने वाला है 17 नंबर, वृहत्तम महाद्वीप मग्न तट हैं। जो वृहत्तम महाद्वीप मग्न तट हैं वो है साइबेरिया मग्न तट में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल है, अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? अंध महासागर में सबसे जो गहरा है वो है प्यूर्टो रिको खाई। ये प्यूर्टो रिको खाई है वो अंध महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। आपके महाद्वीप और महासागर भी डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है, तो इनसे संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो आप याद रखें। इसकी PDF आप टेलीग्राम पे जाके एक बार जरूर डाउनलोड करके पढ़ लें वापस से। विश्व में सर्वोच्च जवार आते हैं, सबसे ज़्यादा जो जवार आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं आपके फंडी की खाड़ी में। फंडी की जो खाड़ी है वो कनाडा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 20वां सवाल है आज के सेशन का, सामान्यतः दीर्घ जवार एवं लघु जवार के मध्य कितना अंतर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके जवार डाटा का भी टॉपिक मेंशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 7 दिन लगते हैं सामान्यतः दीर्घ जवार और लघु जवार के मध्य अंतराल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सभी जो आंसर है ऑफिशियल की से लिए गए, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, मेंशन कर दूंगा मैं वो आपके लिए टेलीग्राम पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? नहीं है पे आपको गोला कर लेना है। तो इसमें 3 धारा है वो जो गर्म है और 1 धारा है जो ठंडी है। तो जो ब्राज़ील धारा है वो एक गर्म धारा है, बाकी तीनों जो धाराएं हैं वो ठंडी धाराएं। अगला सवाल रहने वाला हमारा 22 नंबर,
महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागर धाराओं की चक्रवर्ती गायर का भाग नहीं है पे आपको क्या कर लेना है, गोला कर लेना है। तो लेब्राडोर जो धारा है, लेब्राडोर वो महासागरीय धारा है जो उत्तरी अंध महासागर धाराओं की चक्रवर्ती धाराओं का भाग नहीं है। कौन सी? लेब्राडोर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। आपको जो जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा रही है वहां से आप अंडरलाइन कर लें, पेपर में आपका ही पेपर है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, उसको क्या कहते हैं? बात हो रही है अटलांटिक कटक की। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा डोल्फिन उभार। डोल्फिन जो उभार है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन में नहीं है। देख सकते हैं आप खुद कितने नहीं वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका रीज़न एक ही है कि वो आपसे गलत करवाने के प्रयास में है, नहीं और है में। तो 24वें का अपना राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर जो बेसिन है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 25 नंबर हमारा सवाल रहने वाला है, महाद्वीपीय उच्च मितीय वक्र का प्रदर्शित करता है। उच्च मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है किस किस को? महाद्वीपीय मग्न तट को, महाद्वीपीय मग्न ढाल को, गहरे सागरीय मैदान को, या सागर जल में लवणता परिवर्तन को। तो किसको करता है ये करता है ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 25 के अंदर क्या आएगा आपके? 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अल्बाट्रोस पठार स्थित है। अल्बाट्रोस जो आपके पठार है वो प्रशांत सागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है आपके अल्बाट्रोस पठार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 27 नंबर आपका सवाल है, इधर महासागरीय धाराएं दे रखी है, इधर महासागर दे रखे हैं। आप जो इसमें मेंशन है, यह जो मॉडल पेपर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 100% है संभावना है आपके काफ़ी कुछ इससे पूछे जाने की फिर से, क्योंकि सारी जो फैक्ट्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। महासागरीय धाराएं हैं, इधर महासागर है, इनको मेंशन करना है। तो इसके उत्तर की यदि मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। अब जो लेब्राडोर है वो कहाँ? उत्तरी अटलांटिक के अंदर। लेब्राडोर कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक के अंदर। और जो ब्राज़ील है वो दक्षिणी अटलांटिक के अंदर है। और जो क्यूरोसियो है वो कहाँ है? उत्तरी प्रशांत में। और अगुलहास जो है वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी हिंद में। इस प्रकार ऑप्शन 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली याद रख लें जो पूछी गई है, लेब्राडोर, ब्राज़ील और क्यूरोसियो और अगुलास, इस प्रकार की कोई धाराएं हैं जो स्थित है यहाँ पर। प्रशांत सागर के गर्त हैं। प्रशांत सागर के इसमें से कौन कौन से जो गर्त हैं वो प्रशांत सागर के हैं? तो क्यूराल जो है प्रशांत सागर के अंदर स्थित है, प्यूरो रिको ये नहीं है, और कर्माडेक है और टोंगा है। तो इस प्रकार ए, सी और डी। 28वें का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 29 नंबर सवाल है आज के सेशन का, सिलिका में ऊर्ज कौन है? सिलिका में ऊर्ज कौन है? 29 नंबर सवाल का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी। ऑप्शन नंबर ए, यानी डाइटम और रेडियोलियन, जो ये दोनों हैं वो सिलिका में ऊर्जा के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। धैर्य बनाए रखें, आप अपना वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की शेल भित्ति जिसको निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शेल भित्ति जिसे रीफ कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये कहलाती है आपकी रोधिका प्रवाल भित्ति। क्या कहलाती है? रोधिका प्रवाल भित्ति। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 31 नंबर सवाल रहने वाला, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 की बात हो रही है। खाद्य श्रृंखला के अंदर निम्नलिखित में से कौन आता है? यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता आता है, द्वितीय उपभोक्ता आता है, तृतीय उपभोक्ता आता है या चतुर्थ उपभोक्ता आता है? तो इसके अंदर कौन सा आएगा? आपके तृतीय उपभोक्ता आता है। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि जो हम हैं यानी जो मनुष्य है वो किस प्रकार का उपभोक्ता है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आप। नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया के परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। जो नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया हैं उसके परिवर्तन को कौन प्रोत्साहित करता है? 32वें सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम को नाइट्रेट में। अमोनियम को नाइट्रेट में परिवर्तन को प्रोत्साहन करता है नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया। अगला सवाल बात करते हैं अगले सवाल की ओर। 33 नंबर सवाल है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को के नाम से भी जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है।
तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 34 नंबर सवाल रहने वाला, मानसून वनों को नाम से जाना जाता है। मानसून वनों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसून वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देख पा रहे हैं आप खुद। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, वो मानसून वनों को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 35 नंबर सवाल रहने वाला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है। जो प्राथमिक वायु प्रदूषक है, प्रदूषण भी आपके दे रखा है टॉपिक, जो प्राथमिक वायु प्रदूषण है वो कौन सा नहीं है पूछा है इसके अंदर। तो सल्फर जो ट्राईऑक्साइड है ये नहीं है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, पारा जिसे हाइड्रोजन या मर्करी भी कहा जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आती है। आप प्रश्न से कैसे सीख सकते हैं, आप देखिए जैसे ये प्रश्न है, इससे इस प्रकार सीख सकते हैं कि जो ये तीनों हैं यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, पारा Hg और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये जो तीनों हैं ये तो प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। अब आपसे कहीं भी पूछा जाए कि निम्न में से कौन से प्राथमिक वायु प्रदूषक है, तो ये तीनों हैं, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3 वो प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 36 नंबर हमारा सवाल रहने वाला, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को वर्ष में अंगीकार किया गया। जो वैश्विक तापमान से संबंधित क्योटो संधि हुई थी उसको कब अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपके 1997 के अंदर इसको अंगीकृत किया गया था, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत UNFCCC के साथ वर्ष में जुड़ा, भारत UNFCCC के साथ कौन से वर्ष में जुड़ा था, तो भारत 92 के अंदर जुड़ा था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप गोला कर लें, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो आयोजित हुआ था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो वियना में आयोजित हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किस लिए आयोजित किया गया, ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में जानकारी हेतु। अगला सवाल रहने वाला हमारा, भारत में पहली बार जल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। 1974 के अंदर भारत में पहली बार जल अधिनियम लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 40 नंबर सवाल है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कहाँ बढ़ना है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उसके बाद आएंगे मरुस्थली वन, उसके बाद आएंगे टुंड्रा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, यदि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर पूछे तो इसका उल्टा कर देना है, ये क्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 41 नंबर हमारा सवाल रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकार की भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़े शिकार की भूमि के पारिस्थितिकी आपके इकोसिस्टम पूरा दे रखा है, तो आप जो आपके टॉपिक पेंशन है उसमें जो सवाल बनते हैं उनको तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, उनको तो कम से कम ठीक से देखें ताकि आपको हेल्प मिल सके। जो सवाना है वो पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकार की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और सवाना कहाँ पाया जाता है ये मैंने आपको बता रखा है, अभी कुछ ही देर पहले बताया। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उस चीज़ को मेंशन करें कि सवाना जो घास है वो कौन से कॉन्टिनेंट या कौन से महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। मैंने आज ही की वीडियो में आपसे बात की है इस बारे में, हर वीडियो में आपको इसके बारे में बताता रहता हूँ। अगला हमारा सवाल रहने वाला है, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछा है यानी कि घासें दे रखी है, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स और लोनास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जो लानोस है वो न्यूजीलैंड में नहीं है। तो लानोस कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। लानोस, कंपास, पंपास ये सारी जो है दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है, ना कि न्यूजीलैंड में। और प्रेरीज कनाडा के अंदर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। और जो पंपास है वो मैंने आपको बता ही दिया अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। और जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, हम बात करते हैं वीडियो के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। एक ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताता हूँ, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में बताता हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोसियस्कू, वो कहाँ पाई जाती है, वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में पाई जाती है। और ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये सबसे बड़ी रीफ है जिसकी लेंथ जो है वो 1900 किलोमीटर है। इतनी जानकारी आपको इसके। और डाउन्स जो घास स्थली है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। इतनी जानकारी आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 43 नंबर सवाल है, किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों की घोषित हो सकने वाली
अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? तो 43 का आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वहन क्षमता। वहन क्षमता जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में निवास की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभावित संख्या होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 44 नंबर सवाल रहने वाला, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे कम प्रभाव पड़ता है वह कौन सा कारक है जो जलवायु कारकों में है और जिसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो जो पवन है उसका सब तापमान का भी पड़ता है, सूर्य का भी पड़ता है, जल की उपलब्धता का भी डायरेक्टली पूरा पड़ता है। तो जो पवने हैं, वाइंड जो है उसका कम पड़ता तो है लेकिन सबसे कम पड़ता है, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसको गौर से पढ़ें ताकि आपके उस उत्तर तक पहुंच सकें। मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो जो मिलानकोविच चक्र है वो किसको प्रभावित करता है? वो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंज जो आपके डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस के अंदर, तो आप याद रखें जो ये मिलानकोविच चक्र है ये जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल रहने वाला 46 नंबर, लियोपोल्ड मैट्रिक्स से संबंध है। जो ये लियोपोल्ड मैट्रिक्स है इसका डायरेक्टली संबंध है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन से, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इससे संबंधित है लियोपोल्ड मैट्रिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्वस्थानीय संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? स्वस्थानीय का संरक्षण का मतलब है कि जहाँ वो जीव जंतु रह रहे हैं वहीं उनका संरक्षण किया जाए। तो इसमें कौन सा उससे संबंधित नहीं है? तो जो वानस्पतिक उद्यान है वो नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जो ये बोटेंशियल जो गार्डन होते हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मुख्यतः ओजोन क्षरण का इसका मुख्य कारण माना जाता है और इसका जो प्रमुख स्रोत है वो रेफ्रिजरेटर और जो एसी वगैरह होते हैं उनसे निकलने वाली गैस होती है ओजोन क्षरण का मुख्य कारण। मैंने आपको बताया ये चीज़ें होती है, ये तरीका होता है याद रखने का। मैंने आपको जब अपन बात कर रहे थे ट्रोपोस्फियर की वायुमंडल की परतों की, तब मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो परत है वो कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल की कौन सी लेयर के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। आप कमेंट सेशन में मेंशन करेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ अवस्थित होती है। अगला सवाल है हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पे आपको गोला कर लिया सबसे पहले, आधा सवाल तो आपका यहीं सही हो जाएगा। उसके बाद कौन सा नहीं है? तो 4 नंबर, ये एक संवर्त तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एक संवर्त तंत्र है, ये गलत है। बाकी संपूर्ण जीवमंडल एक पारिस्थितिक तंत्र है, सही बात है। इसका एक स्थानिक घटक भी होता है, ये भी सही बात है। और सुसंरचित कार्यात्मक इकाई होती है, यानी वेल स्ट्रक्चर्ड फंक्शंस यूनिट होती है, यह भी इसका सही जवाब है। अगला हमारा सवाल रहने वाला है 50 नंबर, अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त को रासायनिक यौगिक होते हैं। बात हो रही है एसिड रेन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ये मुख्यतः यौगिक होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल रहने वाला 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है? नहीं है पे आपको गोला कर लेना है। 51वें का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, उच्चावच मानचित्र है वो सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 52 नंबर सवाल है, भूमि पर एक दूरी 3 फलांग 79 गज 2 फीट एवं 7 इंच मापी गई जिसका समतुल्य प्रतिनिधि भिन्न होगी। तो इसकी भिन्न रूप में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो वो रहेगा 1:26-63:5। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के सवाल हैं कुछ। 53 नंबर है, प्रतिनिधि भिन्न 1:256-440 का निम्नलिखित में से कौन सा सही रूपांतरण नहीं है? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के आप देख ले एक बार क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 इंच बराबर 211-20 इंच। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल रहने वाला, असत्य कथन को छाटिए। किसी स्थान का अक्षांशीय उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण या उस स्थान के यमोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है, एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, विषुवत वृत्त सहित अक्षांश समांतर की कुल संख्या 179 है। ऑप्शन नंबर 4 है, उत्तरी एवं दक्षिणांशी गोलार्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समांतरों की संख्या 90 है। तो इसका कौन सा जवाब आपके गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपके गलत हो जाएगा कि उत्तरी व दक्षिणी
उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक अक्षांशों समांतर अक्षांशों की संख्या 90 होती है। ये इसका गलत जवाब है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 55 नंबर सवाल है, असत्य कथन को छांटिए। आपको जो गलत कथन है वो बताना है। तो पढ़ते हैं पहले कथन को। दक्षांतरीय यामोत्तर विषुवत रेखावृत्त को समकोण पर काटते हैं। सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। देशांतरीय यामोत्तर वृत्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं। और 0 डिग्री देशांतरीय यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर या स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो इसमें से बताना आपको गलत। असत्य पर आपने टिक कर लिया, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट, यानी देशांतरीय यामोत्तर वृत्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। गलत जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 56 नंबर सवाल जो रहने वाला है, लेक्सोड्रोम क्या है? तो लेक्सोड्रोम आपके क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मोलविड प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। गोल प्रक्षेप पर खींची गई एक सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। ये तीनों के तीनों जो है इसमें नहीं है। लेक्सोड्रोम की परिभाषा इसके अंदर नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल रहने वाला है 57 नंबर। कथन जो यथाकृतिक प्रक्षेप के संबंध में सही है वह बताना आपको। इस प्रक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही सही चित्रित किया जाता है तथा क्षेत्र की शुद्धता की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 58 नंबर सवाल है, कथन जो सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है। नहीं है पे आपको गोला कर लेना है। तो 2 नंबर, इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांशीय समांतर के पास से ही होती है। ये इसका गलत जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समय की अनुपलब्धता की वजह से थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। भारत में तैयार किए जाने वाले स्थलाकृति मानचित्रों की श्रृंखला की संख्या क्या है? यानी कि भारत में तैयार किए जाने वाले स्थलाकृति मानचित्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 2 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 60 नंबर सवाल है, आइसोहेल के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो जो समान सूर्य वर्षा है, सूर्य प्रकाश है, के ये आइसोहेल के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, समान सूर्य प्रकाश। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 60 सवाल हो चुके, 40 सवाल शेष बचे हैं। 61 नंबर सवाल है, वर्णमात्री एवं समान रेखा मानचित्रों में आधारभूत अंतर क्या होते हैं? तो इसका आधारभूत जो अंतर देखा गया है वो है वर्णमात्री मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि समान रेखा मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 62 नंबर सवाल, निम्नलिखित 3 प्रकार के मानचित्रों के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में मापनी के आधार पर सही अनुक्रम को पहचान कीजिए। अवरोही मतलब घटता क्रम बताना है। 3 प्रकार के मानचित्र दिए हुए हैं जिससे सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए सबसे छोटी की ओर अपने को चलना है। तो भूसंपत्ति एटलस मानचित्र सबसे बड़ा होता है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र और एटलस मानचित्र। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 63 नंबर सवाल रहने वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्लाइमोग्राफ मासिक आंकड़ों की सहायता से बनाया जाता है। एक क्लाइमोग्राफ जो मासिक आंकड़ों के आधार से बनाया जाता है, किन किन आंकड़ों का इसमें संकलित किया जाता है? तो इसके अंदर संकलित किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता और आर्द्र बल्ब तापमान। ऑप्शन नंबर बी और सी। 3 नंबर 63 में सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 64 नंबर सवाल रहने वाला, निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप में ध्रुव को नहीं दिखाया जाता? कौन सा मानचित्र है जिसके अंदर ध्रुव को नहीं दिखाया जाता? जो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप है इसके अंदर ध्रुव को नहीं दिखाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 65 नंबर सवाल रहने वाला है, स्टैन डी गिर विधि का प्रयोग किया जाता है। स्टैन डी गिर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नगरीय जनसंख्या को गोलों तथा ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं द्वारा दर्शाने के अंदर स्टैन डी गिर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल रहने वाला हमारा 66 नंबर, सुदूर संवेदन तकनीकी में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतकों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे कि अन्वेक्षण लक्षणों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 66 नंबर सवाल का जो आपके राइट जवाब हो जाएगा संवेदक कहलाते हैं, यानी सेंसर जो होते हैं वो कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 67 नंबर सवाल है, संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है? यानी GIS के बारे में बताना, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से जीआईएस के महत्वपूर्ण घटक हैं। जीआईएस के महत्वपूर्ण घटक नहीं है, नहीं है पे आपको गोला कर लेना है सबसे पहले। अब कौन नहीं है, तो जनसंख्या नहीं है, प्रक्रिया भी है, आंकड़े भी है, सॉफ्टवेयर भी है। जो जनसंख्या है वो नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 69 नंबर सवाल है, संक्षिप्ताकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रति यानी लैंडस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है। तो ये मॉडल दे रखे कुछ डैम, डीआरजी, डीएलजी, डीटीएम। तो इनमें से कौन सा मॉडल है जो लैंडस्केप मॉडल को सही सही रूप में निरूपित करता है, तो वो है आपके ए और डी, यानी कि डीईएम और डीटीएम। डीईएम और डीटीएम ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है जीआईएस क्या है, जीआईएस की प्रक्रिया क्या है। तो 70 नंबर सवाल का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मैप ओवरलेइंग जो चीज है उसको कहते हैं जीआईएस। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 71 नंबर सवाल रहने वाला, व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग। सक्रिय रिमोट सेंसिंग में शामिल है राडार है, लीडार है और सोनार है। 3 चीजें दे रखी है, इसमें कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपके तीनों, यानी राडार, लीडार और सोनार जो है तीनों ही इसके अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 72 नंबर सवाल है, एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो कि इसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल में परिवर्तित करती है या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदित करता है, परिभाषित किया जाता है। रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है 73 नंबर, यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन 6 बिट है तो इसका धूसर मान यानी ग्रे वैल्यू कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ग्रे वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 74 नंबर सवाल है, भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। तो ये किस पर आधारित होता है आपके 74 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपके भूभागीय लक्षणों के उत्सर्जकता गुणधर्म पर आधारित होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दृश्य तरंगे इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रख सकते हैं, कम्युनिकेशन में पूछा जा सकता है आपके टेक्नोलॉजी में। दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य पूछा आपसे, तो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर सवाल है हमारा, कौन सा जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं है पे आपने गोला कर लिया, तो कौन सा नहीं है, तो ऑटोकैड जो है वो जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जीआईएस की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेट करने के लिए की गई, इनमें से कौन सा एक स्थानीय तत्व नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर कौन सा जो है वो नहीं है, तो एक लाक्षणिक डाटा सेल है जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 78 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी तरंगे सुदूर संवेदन तकनीकी के उपयोगों का प्रयोग करती है, उपग्रहों का प्रयोग करती है। कौन सी तरंगों की बात पूछ रही है, एक्स, कॉस्मेसिक, गामा या तापीय। सही जवाब हो जाएगा तापीय अवरक्त तरंगे, यानी थर्मल इंफ्रारेड जो वेव्स होती है वो इसके अंदर आएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 79 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो नहीं है का आपका पूछना कौन सा नहीं है, एसवीजी जो है वो इस रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है, बाकी ECW, BMP और ये TIF ये जो है तीनों है। अगला सवाल रहने वाला है हमारा 80 नंबर आज का, जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है तो ये क्या चीज कहलाती है। जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण तरंग के बराबर होती है तो ये चीज कहलाती है आपके मी प्रकिरण। कौन सा कहलाती है, क्या चीज कहलाती है, मी प्रकिरण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 81 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से इटली के एक संख्याविद द्वारा आय के वितरण एवं मापन हेतु विकसित की गई विधि कौन सी है। तो कौन सी विधि है ये है आपकी गिनी गुणांक विधि। गिनी गुणांक विधि इटली के एक सांख्यिकीविद द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई थी। कौन सी, गिनी गुणांक। अगला सवाल है 82 नंबर, कोर्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक के नियम से भी जाना जाता है, यानी कोर्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक नियम है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपके जाना जाता है गुणन आगुणन सहसंबंध गुणांक, गुणन आगुणन सहसंबंध गुणांक के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहने वाला 83 नंबर, निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है पे आपको गोला कर लेना है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3, अपवर्जी, समावेशी एवं असमान वर्ष अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये ऑप्शन नंबर आपके गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 84 नंबर सवाल है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, तो नहीं है पे आप मार्क कर ले क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले। तो कौन सा नहीं है? किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थ होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 85 नंबर आपका सवाल होने वाले सांख्यिकी में परिक्षेप दर्शाता है। जो सांख्यिकी है स्टैटिक्स है उसके अंदर परिक्षेपण क्या चीज दर्शाता है? तो परिक्षेपण आपके दर्शाता है वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। माध्य माध्यिका बहुलक के मध्य संबंध है, यह प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। माध्य माध्यिका बहुलक के बीच में किस प्रकार संबंध है? माध्य और माइनस बहुलक बराबर 3 कोष्टक माध्य माइनस माध्यिका। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। अगला सवाल है हमारा 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्ष मापक मान नहीं है? परिक्षेपण का सापेक्ष माप कौन सा नहीं है 87 में? तो ऑप्शन नंबर 2 वितरण जो गुणांक है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है हमारा 88 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है, माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है इसमें? तो माध्य जो विचलन है वो इसके अंतर्गत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 89 नंबर सवाल है संचयी आवर्ती वितरण का आलेख कहलाता है। संचयी आवर्ती का वितरण का जो आलेख है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ओजाई वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओजाई वक्र। बढ़ते हैं 90वें सवाल की ओर। 11 सवाल शेष बचे हैं अब। किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दिखाया जाता है? कौन से ग्राफ में समान वितरण दिखाया जाता है? जो लोरेंज जो वक्र है उसके अंदर दिखाया जाता है समान वितरण रेखा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल रहने वाला है 91 नंबर। सहसंबंध गुणांक आर का कौन सा मान संबंध श्रेणी से सुमेलित नहीं है? नहीं है पे आपको गोला करना है। तो 1 से ऊपर जो शून्य है ये जो संबंध दे रखा है ये आपके सहसंबंध गुणांक आर का मान से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं इसी प्रकार आगे के सवाल की ओर। 92 नंबर आज का सवाल है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी विचलन माध्य रीति नहीं है? तो आपको नहीं है पे सबसे पहले मार्क करना। तो कौन सी नहीं है? जो परास है रेंज है वो इसके अंतर्गत नहीं आती विचलन माध्य रीति के अंदर। बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के सवाल है ये कुछ। अपवर्जीय वर्गीकरण के उदाहरण है। अपवर्जीय वर्गांतरण के उदाहरण है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 93 का वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल देख के आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपसे जो चीजें आपके टॉपिक में डायरेक्टली मेंशन है, जो मैंने टॉप 30 टॉपिक बताए हैं जहां से 70 से 80% सिलेबस पूछा जाएगा आपसे आपके पेपर का, तो उन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लें। इनको देख के घबराएं नहीं। मेरा दायित्व बनता है कि जब अपन ने पूरा पेपर लिया है तो कोई भी सवाल अपन पीछे छोड़े नहीं, सारे सवालों पर डिस्कस करें। निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा मूल्य सही नहीं है? ये पड़ोसी सूचकांक की बात हो रही है तो कौन सा सही नहीं है? तो -2 जो है वो सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि मैं इनको समझाने बैठ गया तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तुलनात्मक स्केलिंग तकनीकी नहीं है। तुलनात्मक जो स्केलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है वो कौन सी नहीं है 95 के अंदर आपके? वो है वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित नहीं है? सॉरी, संभाव्यता पर आधारित है। क्या है पूछा? कौन सी आधारित है? तो जो स्तरबद्ध प्रतिदर्श है वो इसके अंतर्गत आधारित है। अगला सवाल है हमारा आज का 97 नंबर। एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पादन विशेष की संभावना के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण की वरीयता देनी चाहिए? कि कोई एक अनुसंधान करता है, रिसर्च सेलर है, वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन विशेष की संभावना यानी कितनी संभावना है उसकी तो वो करना चाहता है, उसका शोध तो इच्छुक है उसके लिए, तो उसको किस उपकरण की वरीयता देंगे आप? तो इसके अंदर प्रश्नावली जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो प्रश्न पूछे जाके शोध का मुख्य ध्येय क्या होता है, जो रिसर्च होती है उसका मुख्य ध्येय क्या, मेन मोटिव क्या रहता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट वो रहता है नए तथ्यों की खोज करना और ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। ये इसका शोध का होता है भाई। नए तथ्य खोजना, शोध करेंगे कुछ नए तथ्य निकलेंगे और जो ज्ञात तथ्य हैं उनके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर सके वो, इसलिए शोध की रिसर्च की जाती है। अगला सवाल रहने वाला है हमारा 99 नंबर। नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटित होती है? नमूने के आकार में, नमूने के वर्दी में, यादृच्छिकरण की प्रक्रिया में, विश्लेषण की प्रक्रिया में। तो नमूने के आकार के वर्दी में नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटित होती है? नमूने के आकार में, वर्दी में होती है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल और हमारे सेशन का लास्ट सवाल। बाकी 50 सवाल अगले एक सेशन में बात करेंगे। सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए। शोध नैतिकता किसमें शामिल नहीं करती है? किसे शामिल नहीं करती है? जो
रिसर्च एथिक्स है वो किसको शामिल नहीं करती है? तो इसका आपके राइट जवाब हो जाएगा व्यक्तिपरकता, यानी सब्जेक्टिविटी है उसको शामिल नहीं करती है शोध नैतिकता, यानी रिसर्च एथिक्स होती है जो इसको शामिल नहीं करती है। कैसा लगा आपको सेशन? आप उन प्रश्नों पे बिल्कुल नहीं जाएं जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको इन चीज़ों का ज़्यादा लोड नहीं लेना है और आपको उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख के जाना है, या उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाना है जो आपके अकॉर्डिंग हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। उसके साथ ही मैंने टॉप 30 टॉपिक बता रखे हैं जहाँ से मेरे अनुभव के आधार पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। आपने अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट साझा कर दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।